नाउ वी विल स्टार्ट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे ऊपर अभी आपको बताया था लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन हाईएस्ट ऑर्बिट ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हर बारी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है और वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता चले जाता है और फाइनली वो कहाँ फॉल हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या शो करता है कि एटम क्या है, अनस्टेबल। दिस इज नॉट करेक्ट। इस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम जो ये डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सेम वही है जैसे आपने 11th के अंदर इसके 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। सबसे 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल्स आर, आपने वहाँ भी पढ़ा था कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टीनी सेंट्रल कोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स। द centripetal force required for revolution so is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus। ये आपने 11th के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है वो कभी भी एटम के न्यूक्लियस में कभी भी फॉल नहीं होता, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली क्या लगता रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्लियर। अब आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में r² होता है। तो यहाँ देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो mv²/r = 1/4πε0। Q1 के प्लेस पर क्या लिया, न्यूक्लियस, यानी गोल्ड न्यूक्लियस का Ze। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z = क्या लेंगे, 1। क्लियर है। इनटू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो E अपॉन में r², क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, तो E हो गया। तो Q1 के प्लेस पर Ze और इलेक्ट्रॉन्स के Q2 के प्लेस पर क्या हो गया, E अपॉन में r²। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया, mv²/r 1/4πε0 को क्या सपोज कर लिया, k Ze² अपॉन में r²। तो उन्होंने क्या कहा, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स करता है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2π। तो आपने ये पढ़ भी रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2π। सो दैट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा है, mvr होता है। जैसे आप पढ़ते थे L = क्या होता है, 11th में पढ़ा है, L = r क्रॉस p, r, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम mv। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, mvr = क्या हो गया, nh अपॉन में 2π। क्लियर। अब आपने इसके 2 पोस्टुलेट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, इसका जो लास्ट पोस्टुलेट्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कब आएगा, जब उन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस होगा, या आप यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, वैसे तो इसने ये दिखा रखा है ई एरो, नीचे एरो होना चाहिए था ऊपर की तरफ, ये वाला एरो ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये एब्जॉर्प्शन वाला डायग्राम बना रखा था, एमिशन का ये है, और एब्जॉर्प्शन, चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। अब यहाँ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, और वो लोअर ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, हायर में। जब भी जाएगा, यदि हम उतने जो उन ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, यदि हम बाहर से वो एनर्जी सप्लाई कर दें फोटोन की हेल्प से, जैसे आपने 7th यूनिट में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स, और जब वो हायर से लोअर में दोबारा आएगा तो उतनी ही एनर्जी को दोबारा क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर। और वो जंप जब भी कर सकता है जब दोनों की एनर्जी के डिफरेंस की एनर्जी दी जाए। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स E1 पे, उसे हमने जंप कराना है E2 पर, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, E2 - E1 = hν। अब इस बोर्स मॉडल की हेल्प से हम कई वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जैसे रेडियस, वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। जब भी हम जितने भी आर्टिकल्स की बात करेंगे, हमें पुराने जो आर्टिकल्स थे, जो 3 पोस्टुलेट्स हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इनको वन बाय वन यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए रेडियस निकालते हैं बोर स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो आपने ये पढ़ा था सेकंड पोस्टुलेट, एम वी आर इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से वेलोसिटी यहीं रहने दीजिए, तो ये क्या होगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर। ओके, फिर फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एम वी स्केयर अपॉन में आर इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन में आर स्केयर आपने पढ़ा था। इस फॉर्मूले में वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन नंबर 1 को किस में पुट कर दीजिए 2, पुट 1 इन 2, वी गेट एम अपॉन में आर। तो v की वैल्यू पुट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर। अब आप इन सबको आपस में कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल होता है तो आप देखेंगे 1 बाई आर इक्वल टू ये बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर ऊपर चले गया के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब आप सोल्व करेंगे, सॉरी ये अब देखिए जब ये सोल्व करेंगे तो आप इस तरह से ये आ जाएगा। तो r की वैल्यू आपने सोल्व करके निकाल लेनी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर। तो आपको पता है देखो एच भी कॉन्स्टेंट, जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, ये भी वैसे कॉन्स्टेंट रहेगा पर्टिकुलर एटम के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट। तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एन स्क्वायर के। और आपको हाइड्रोजन एटम के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए पहले ऑर्बिट के लिए 1 आ जाएगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा 2 पुट करोगे तो 4, तीसरे के लिए क्या आ जाएगा 9। तो आपने देखा भी हुआ है ऑर्बिट्स कभी भी के एल एम एन शेल आपने पढ़े हैं, कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो रेडियस होती है R1 रेशो R2 रेशो R3 किसके इक्वल आएगी 1 रेशो 4 रेशो n एंड सो ऑन। तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं के एल एम एन शेल वो कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं। अब देखिए आपने अभी ये फॉर्मूला निकाला रेडियस का, r इक्वल टू क्या था एन स्केयर एच स्केयर अपॉन में 4 पाई स्केयर के जेड एम ई स्केयर। हाइड्रोजन के लिए यहाँ तक हमने अभी सोल्व किया था। n इक्वल टू 1, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात क्या करेंगे, n कौन सा है पहला 1 यानी के शेल। तो आप ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी r इक्वल टू एच स्केयर अपॉन में 4 पाई स्केयर के एम ई स्केयर। बेटा सारी वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस n ऑर्बिट्स के लिए जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है ये। तो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस। और बेटा इसकी वैल्यू याद रखना, ए नोट से शो करेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एन स्केयर। आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाइए, आपको ये वैल्यू जाती जाएंगी यहाँ 1 4 9 एंड सोन। बाकी सब वैल्यूज इक्वल रहेंगी जो मैं अभी बता रहा था पीछे कि भाई R1 R2 R3 की रेशियो क्या होगी 1 4 9। तो अब आप देखेंगे जब इन सबको सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि R1 R2 की रेशियो किसके इक्वल है 1 4 9 एंड सो। तो आपने ये याद रखना है कभी भी ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी कैन से दैट स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अब इसके बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी। पहले हमने क्या निकाला था रेडियस, बिल्कुल आसान से आर्टिकल्स हैं। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखिए फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट्स आपने पढ़ा था एम वी आर इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन में 2 पाई, v इक्वल टू क्या हो गया एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर आ गया। अभी आपने पीछे रेडियस का फॉर्मूला निकाला है, ये जितने भी फॉर्मूले आएंगे ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आपने अभी r का फॉर्मूला निकाला था एन स्केयर एच स्केयर अपॉन में 4 पाई स्केयर के जेड एम ई स्केयर। तो आपको ये वाली r की वैल्यू जो है वो इसमें 1 में पुट करनी है। तो लिखा भी हुआ है पुटिंग 2 इन 1, ये आप कॉपी में करके देखना। तो आप पाएंगे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इस आर्टिकल के अंदर, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्केयर अपॉन में एन एच। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया 2 पाई के जेड
ई स्केयर अपॉन में एन एच। अब आप यहाँ देख रहे हैं बाकी सब कांस्टेंट है, 2 पाई बी, के बी, जेड बी, ई बी, एच। तो वेलोसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन। यदि ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज होने की वजह से स्पीड क्या होती जाएगी? कम। एन यदि कम करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो बेटा याद रखना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्वांटम नंबर। एन को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। और आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं 1, 1/2, 1/3। इसके बाद आपका जो ये लास्ट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स एट ए स्लोअर रेट इन आउटर ऑर्बिट्स एंड मूव्स एट ए फास्टर रेट इन इनर ऑर्बिट्स। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं, जो प्लैनेट्स सन के नज़दीक है उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है? ज़्यादा। जो सन से ज़्यादा दूर हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है? कम है। तो आपने यहाँ क्या पाया? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्केयर के, और वेलोसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? 1/n के। और आपको वो समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी बोला है कि ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एन कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। और वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके। अब देखिए थर्ड पॉइंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये पुराना फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? आर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू। यहाँ से फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया? v अपॉन में 2 पाई आर। अब आपने पिछले 2 आर्टिकल करे हैं। एक आर्टिकल में आपने वेलोसिटी निकालना सीखा, एक में आपने क्या निकालना सीखा? रेडियस। दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को v के प्लेस पर और r के प्लेस पर रख दीजिए। जब आप इनको रख के जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, उसके बाद आपको ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 एन क्यूब एच क्यूब। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ओके। अब लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उसके अंदर 2 तरह की एनर्जी होती है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से काइनेटिक, स्थिति के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इजी सा है, उसके बाद आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वो फर्स्ट पोस्टुलेट से ही आ सकती है। देखिए, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल। तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। अब इस वजह से आप देखिए, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपको ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपको पता भी है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो ये आपको मैंने पहले भी अभी पीछे हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 की जगह न्यूक्लियस ZE, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? -E अपॉन में R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? -K ZE स्क्वायर बाई R। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे भी पता है, क्या होता है? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। Q1 के प्लेस पर ZE, Q2 के प्लेस पर इलेक्ट्रॉन्स का -E। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पहले भी बताया क्या होती है? नेगेटिव होती है, -K ZE स्क्वायर अपॉन में R। अब इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम, तो आपको पता है, सो टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और आप इसको सोल्व आउट कीजिए
तो आप देखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। क्लियर। ये बहुत आसान आर्टिकल और न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं ये। एज रेडियस आपने अभी पीछे निकाला था, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसके अंदर। जब रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर भी, के स्क्वायर भी, और क्या कहते हैं आपका जेड स्क्वायर भी, एम बी ई की पावर 4 एन को छोड़ के एच स्क्वायर, सब कांस्टेंट है। तो एनर्जी किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय एन स्क्वायर के। बेटा ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए सिर्फ जेड और एन को छोड़ के, तो आप पाएंगे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू में क्या होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल के होता है। अब आप ये सोल्व करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एनर्जी यदि पॉजिटिव होगी तो याद रखना हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो आपको याद रखना किसी की भी एनर्जी यदि पॉजिटिव आती है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, नेगेटिव आती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं द साइन ऑफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, which means electron is bound to the nucleus and is not free to leave it. That is force of attraction acts in between electron and nucleus which bounds the electrons. अब आपको मैंने अभी बताया था एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 बाय एन स्क्वायर। ओके।